स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, हम आए दिन अखबारों में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम के बारे में पढ़ते रहते हैं। ये वही सिस्टम है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इस सिस्टम की अपनी खामियां हैं, इसकी अपनी वीकनेसेस हैं, और उन्हीं वीकनेसेस को दूर करने के लिए 2014 में सरकार 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, जिसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाया गया, जिसे NJAC के नाम से जाना गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह सिस्टम रास नहीं आया और अगले ही वर्ष यानी कि 2015 में NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और इसे स्टक डाउन कर दिया गया। साथ ही में ओल्ड कोलिजियम सिस्टम को फिर से रिवाइव कर दिया गया। लेकिन इस पूरी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर माना कि कोलिजियम सिस्टम अपने आप में परफेक्ट नहीं है और इसमें भी कई सारी कमियां हैं। एट द सेम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कमिटमेंट भी दिखाई कि आने वाले कुछ समय में हम ये कोशिश करेंगे कि NJAC की जगह जो कोलिजियम सिस्टम हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं उसे और बेहतर बनाया जा सके, उसे और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, ताकि जो आज के समय की डिमांड है उसके हिसाब से उसे तैयार किया जा सके। अब सवाल उठता है कि उस जजमेंट को अपने आप में 5 से 7 साल बीत चुके हैं, लगभग 7 साल का समय हो चुका है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस कमिटमेंट को पूरा किया है? क्या जो रिक्वायरमेंट थी कोलिजियम सिस्टम में इंप्रूवमेंट की, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है? या फिर यूं कहें कि क्या कोलिजियम सिस्टम को जो बदलाव की डिमांड उठी थी वो बदलाव लाया गया है या नहीं? ये आज हम देखने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिरकार कोलिजियम सिस्टम सबसे पहले कैसे आया था, और उससे भी साथ में हम जुड़ा हुआ जो पहलू देखेंगे वो ये कि NJAC को लाने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, क्यों आखिरकार कोलिजियम सिस्टम पे सवाल उठाए गए, NJAC को क्यों स्टक डाउन किया गया, और देखेंगे कि क्या वाकई में कोलिजियम सिस्टम जो आज चल रहा है वो अप टू डेट है या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और 2023 या 2024 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है, सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारा जो लास्ट बैच है इस वर्ष का, दैट इज फॉर UPSC, उसकी आखिरी डेट आ चुकी है। आप अगर चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। करना क्या है, चांद लाइव का ये कोड इस्तेमाल करना है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बैच मिल जाएगा, इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, दूसरी बात ये कि जो भी PPTs हैं ये सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आज की सिचुएशन की। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो भारत में आज हम इस बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस अगस्त 2022 की अगर हम बात करें तो 70,000 से, इनफैक्ट 71,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इन 71,000 केसेस में से हमें देखने को मिलता है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो पिछले 10 वर्षों से भी ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं, और लगभग 18,000 केसेस ऐसे हैं जो कि जिन्हें 5 से 10 साल हो चुके हैं फॉर बीइंग पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में लगभग 59 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। ये हमारे लॉ मिनिस्टर ने इसी अगस्त में राज्यसभा में बताया था। नाउ देखिए, ये चार्ट आप यहाँ पर सभी हाई कोर्ट्स का देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो 10 लाख से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। आप साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है गुजरात हाई कोर्ट में, 4.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं पेंडिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। इसी तरह से आप देखिए कहीं 2.5 लाख केसेस पेंडिंग है, अगेन लगभग 6 लाख केसेस जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरह से पेंडेंसी ऑफ केसेस है, और ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है अगेन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की तरफ हमें लेकर जा रही है। अब अगला सवाल उठता है कि क्या सरकार ने क्या इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश की है? तो डेफिनेटली इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। कोशिश इस तरह से की गई कि जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट्स है उसे बढ़ाया गया, और जो पुरानी सैंक्शनड स्ट्रेंथ थी दैट वाज 906 जजेस इन ऑल द हाई कोर्ट्स, सभी हाई कोर्ट्स में मिलाकर उसे बढ़ाकर 906 की जगह 1108 यानी कि 1108 जजेस करंटली कर दिया गया है। अब फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने सैंक्शनड स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सैंक्शनड स्ट्रेंथ बढ़ाने से सॉल्व हो सकती है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सैंक्शनड स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब है कि सरकार ने 1108 जजेस को अपॉइंट करने की अनुमति दे दी है।
लेकिन इन जजेस को अपॉइंट करने का जो सिस्टम था, जो कोलिजियम सिस्टम था, वो अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और हमें देखने को मिलता है कि अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें, यानी कि 1 अगस्त 2022 की डेटा की बात करें, तो लगभग 380 सीट्स अभी भी ऐसी हैं जो कि वेकेंट हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड जो होनी चाहिए थी उससे 380 सीट्स अभी कम भरी हुई हैं, उन्हें अभी भरने की जरूरत है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो कि हमें देखने को मिलता है, कारण बनता है पेंडेंसी ऑफ केसेस का। अब सवाल उठता है कि व्हाई स्टिल सीट्स आर बीइंग वेकेंट, व्हाई सीट्स आर वेकेंट इन हाई कोर्ट्स। उससे भी जुड़ा हुआ एक और सवाल उठता है, वो ये कि ऐसा आखिर कौन सा मैकेनिज्म है जिसे हम कोलिजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो आखिर मैकेनिज्म, उसमें क्या कमियां आ रही हैं, क्यों कोलिजियम सिस्टम अभी तक इतना परफेक्ट नहीं हो पाया है कि हम ये वैकेंसीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और उससे भी पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिरकार वो मैकेनिज्म काम कैसे करता है, यानी कि कोलिजियम सिस्टम काम कैसे करता है, वो सबसे पहले हमें जानना चाहिए। तभी हम यहाँ पर रिवर्स देखेंगे कि क्यों कोलिजियम अभी तक अपनी जो वैकेंसीज फिल करनी चाहिए थी फिल नहीं कर पाया है, और क्यों हाई कोर्ट में अभी वैकेंसीज पेंडिंग है। चलिए, इससे पहले कि हम कोलिजियम सिस्टम को जानें, हमें यहां पर 2 आर्टिकल्स के बारे में जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम सिस्टम के पहले 2 आर्टिकल्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो जानते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 2 का, जो कि कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। सो बेसिकली अपॉइंट तो किसने करना है, अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से। प्रेसिडेंट को बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील अपॉइंट करना है, यानी कि प्रेसिडेंट खुद उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपने आप से उस सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ये जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं कि आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यहां आ जाता है कोलिजियम सिस्टम। सो बेसिकली अगर प्रेसिडेंट को एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उन्हें यहां कंसल्टेशन लेनी थी, किससे? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। सो अगर यहां पर हम इसे रिप्लेस कर दें और यहां पे लिख दें कि कोलिजियम सिस्टम की यहां पर कंसल्टेशन लेनी है, तो गलत नहीं होगा। दूसरा है जी 217 क्लॉज 1, जो की बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की। क्या कहता है देखते हैं। कहता है एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो बेसिकली यहां पर भी कंसल्टेशन की जरूरत आन पड़ी है। सो कंसल्टेशन जो है वो किससे लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अंडरलाइन आप देख रहे हो यहां पर अगर आप अगर लिख दीजिए कि कंसल्टेशन लेनी है कोलिजियम सिस्टम से, ये गलत नहीं होगा। सो बेसिकली प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट को यहां पर कंसल्ट करना होता है कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनसे कंसल्टेशन लेने के बाद वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। अच्छा, तो अब अगला यहां पर हम देखते हैं कि कोलिजियम सिस्टम आखिर है क्या। क्या है कोलिजियम, किसको कहते हैं कोलिजियम? सो बेसिकली यहां पर कोलिजियम इज अ ग्रुप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया along with the 4 senior most judges of Supreme Court that decides the appointment in the apex court. So basically collegium है क्या? ये 5 जज, ये टोटल 4 जजेस का एक समूह है जिसमें कि 5 जजेस का समूह है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाते हैं एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, जो कि मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसका नाम रिकमेंड करना है, किसके लिए अपॉइंटमेंट इन दी सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट इन दी हाई कोर्ट। अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट्स का अपना कोलिजियम भी होता है, हाई कोर्ट्स का अपना कोलिजियम होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स का कोलिजियम होता है उसकी भूमिका बहुत ही लिमिटेड होती है। लेट्स से पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट का एक कोलिजियम है, उनकी भूमिका क्या है कि वो पंजाब हरियाणा के लिए जजेस की रिकमेंडेशन तैयार करेंगे, वो रिकमेंडेशन फिर से सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के पास जाएगी और अल्टीमेट एडवाइस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही देनी है। अब दूसरा सवाल जो मेरा यहां पर उठता है वो ये कि सर कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ कि कोलिजियम की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, या कोलिजियम की एडवाइस को मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ये तो कहीं पर भी आर्टिकल में नहीं लिखा, हमने अभी देखा कि आर्टिकल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि कोलिजियम की एडवाइस बाइंडिंग होगी, मैंडेटरी होगी, कहीं नहीं लिखा। सो फिर ये ऐसा क्यों है कि कोलिजियम की एडवाइस आज की डेट में बाइंडिंग हो चुकी है? उसके पीछे अपनी पूरी कहानी, वो कहानी है जो कि कोलिजियम के इवोल्यूशन से जुड़ी हुई कहानी है, वो हम देख लेते हैं। चलिए, सो कोलिजियम की इवोल्यूशन कैसे हुई देखते हैं।
सबसे पहले यहां पर हमें जिक्र करना चाहिए कि देयर आर 4 जजेस केस जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से फोर्थ जो जजेस केस था जिसमें एनजेएसी को यहां पे निरस्त किया गया था वो था फर्स्ट जजेस केस जिसे कहा जाता है, दैट इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। 1981 का ये केस है। इस सिचुएशन में क्या होता था देखते हैं। देखिए 1981 में जब ये केस आया था उससे पहले भी आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत ही अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, यानी कि प्रेसिडेंट सलाह लेते थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेने के बाद वो अपॉइंट करते थे किसी भी जज को। और यहां पर इस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि भाई जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ये कंसल्टेशन जो है ये कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पे कहा गया कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहे हैं, और कंसल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कंसल्ट एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, नहीं। सो यहां पे क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2, लेकिन वो एडवाइस या वो जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग नहीं होगी, यानी कि प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होंगे उस एडवाइस को मानने के लिए। सो यहां पर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो पहला फर्स्ट जजेस केस है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें एग्जीक्यूटिव को एम्पावर किया जाता है, जुडिशरी को यहां पर या इतनी पावर नहीं दी जाती, यानी कि जुडिशरी की जो एडवाइस थी कोलिजियम की, जो कोलिजियम तो खैर यहां पर अभी इवॉल्व भी नहीं हुआ था, इसमें वो जो एडवाइस थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो यहां पर बाइंडिंग नहीं बनाई गई। फिर दोबारा इसी मामले को चैलेंज किया जाता है इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, जिसे हम सेकंड जजेस केस के नाम से जानते हैं। अब इसमें पहले वाले जो जजेस का केस था, जो फर्स्ट जजेस केस था, उसी को यहां पे चैलेंज किया गया, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल बदल लिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस प्रेसिडेंट लेते हैं वो बाइंडिंग होगी, यानी कि जो कंसल्टेशन जो प्रेसिडेंट को लेनी होती है किसकी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, दैट कंसल्टेशन विल बी कंकरेंस, विल बी कंसीडर्ड कंकरेंस, यानी कि प्रेसिडेंट को अब वो एडवाइस माननी होगी, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे वही नाम पे मोहर प्रेसिडेंट को लगानी होगी। चलिए देखते हैं क्या कहा। इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी गिवन प्राइमरी रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ जजेस, and the consultation really means concurrence, and a collegium system was introduced for the appointment of judges. So यहाँ पे basically crude form में पहली बार collegium system को अपॉइंट किया गया था, या उसको जो कंसेप्ट है वो उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये कहा गया था कि आप सिर्फ सीजीआई की भी एडवाइस मत लीजिए, आप कलेक्टिव ओपिनियन की एडवाइस लीजिए, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी एडवाइस लीजिए। सो क्या कहा गया कि collegium system's inception was that it shows the collective opinion of the senior most individuals involved in the process of judicial appointment rather than an individual opinion. So basically कहा गया कि जो senior most judges हैं उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। अब इसी कोलिजियम सिस्टम को यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है पहली बार, और पहली बार हमें देखने को मिलता है कि बाइंडिंग हो जाता है क्या प्रेसिडेंट के लिए एडवाइस को मानना, किसकी एडवाइस को मानना, जो कोलिजियम है उनकी एडवाइस, खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस को मानना, यहां पर बाइंडिंग हो जाता है। अब थर्ड जजेस जो केस आता है दैट इज द केस ऑफ 1998। ये था रेफरेंस था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को, एंड इसे कहा जाता है इन स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ द 1998, जिसे हम थर्ड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। ये वो केस है जिसमें कोलिजियम सिस्टम का मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज होता है और कोलिजियम सिस्टम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कहते हैं जी, ऑन द प्रेसिडेंट्स रेफरेंस द बॉडी ऑफ द कोलिजियम सिस्टम वाज एक्सपेंडेड टू 5 मेंबर्स, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 दूसरे जजेस होते हैं, जिसमें सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस आ जाएंगे। In the appointment of the High Court judges, the body of the collegium system would consist of the Chief Justice of India and 2 senior most judges. So High Courts के जो collegium होगा उसमें वहां के Chief Justice होंगे और 2 senior most judges होंगे। चलिए, क्या गवर्नमेंट हमेशा से कोलिजियम सिस्टम के फेवर में रही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगेन कोलिजियम सिस्टम आ जाने से क्या हुआ, कोलिजियम सिस्टम आ जाने से सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को साइन करने की पावर रह गई, और सारी की सारी जो पावर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बेशक इट इज इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या फिर ट्रांसफर ऑफ जजेस की जो पावर थी, ये किसके हाथ में चली जाती है? ये कोलिजियम के हाथ में चली जाती है कंप्लीटली। आपने देखा कि कोलिजियम जिसका नाम अपॉइंट करने के लिए कहेंगे उसी को अपॉइंट किया जाएगा, कोलिजियम जिसके नाम को रिजेक्ट करेंगे उसका नाम नहीं जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। सो गवर्नमेंट वाज नॉट ऑलवेज इन फेवर ऑफ दिस
सिस्टम, बिकॉज गवर्नमेंट को लगा कि एंड इट इज एक्चुअली द पॉइंट इज कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसमें जजेस अपने आप में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि किसे अपॉइंट करना है. सो इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम. यहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. इट इज it is blamed that the high number of vacancies in the judiciary are also because of this collegium system only. So ये भी एक blame उठता रहा है कि जो इतनी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं जजेस की, चाहे वो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वैकेंसीज अराइज होती रहती हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो ये कि कोलिजियम सिस्टम अपने आप से काम करता है. कोलिजियम सिस्टम के ऊपर कोई बाहरी प्रेशर नहीं है. उनका जब मन होता है तब वो काम करते हैं, जब उनको ठीक नहीं लगता है तो अपना डिसीजन नहीं देते हैं. सो पेंडेंसी बहुत है कोलिजियम के पास डिसीजंस की. नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग ब्लेम्ड कि क्योंकि कोलिजियम सिस्टम है इसी वजह से विमेन, दलित्स, एसटीज एटसेट्रा की अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में. सो ये भी एक ब्लेम उठता रहा है जो कि कोलिजियम सिस्टम पे लगता रहा है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप उठाकर देखें तो वहां पर दलित्स या फिर एसटीज या फिर महिलाओं की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलती है. चलिए, तो ये था कोलिजियम सिस्टम जिसके बारे में हमने देखा. अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत. सो वो मैंने आपको बताया कि 2014 में ये सिस्टम लाया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत. एंड इसका पर्पस क्या था? टू मेक द होल अपॉइंटमेंट प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट, मोर एफिशिएंट एंड मोर क्विक. इसलिए ये जो एनजेएसी सिस्टम था इसे लाया गया. एनजेएसी की कंपोजिशन क्या थी? बेसिकली एनजेएसी एक ऐसा सिस्टम था जिसको आपने एक मिक्स्ड सिस्टम बनाया था जिसमें आपने जुडिशरी की रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एग्जीक्यूटिव की रिप्रेजेंटेशन भी इसमें रखी थी. सो बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ये तय किया गया कि एक प्रॉपर कमीशन बैठेगा. अपॉइंटमेंट के नाम को सजेस्ट करने के लिए वो नाम को सजेस्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा और 124 क्लॉज 2 के तहत प्रेसिडेंट साइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए और 217 के क्लॉज 1 के तहत साइन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ हाई कोर्ट जजेस. अब इसमें कौन कौन था इस कमेटी में या इस कमीशन में देख लेते हैं. इसमें थे सबसे पहले तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनको चेयरमैन बनाया गया एनजेएसी का. साथ ही में 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इसका मेंबर बनाया गया. लॉ मिनिस्टर जो है हमारे उनको इसका मेंबर बनाया गया और साथ ही में 2 एमिनेंट जूरिस्ट्स को इसका मेंबर बनाया गया या 2 एमिनेंट पर्संस को हु वुड बी सिलेक्टेड बाय द कमिटी व्हिच वुड बी कंपोज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन. सो बेसिकली क्या था कि 4 लोग तो ये हो गए. इनके अलावा ये जो 2 एमिनेंट पर्संस आएंगे इनको एक कमेटी सिलेक्ट करेगी और उस कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे. ये तीनों मिलकर 2 एमिनेंट पर्संस को सिलेक्ट करेंगे और वो इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे. अब यहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यह रास नहीं आता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे कमीशन को स्टक डाउन कर दिया. खैर उससे पहले एक छोटी सी बात मैं यहां पर और बताना चाहूंगा कि यहां पे प्रेसिडेंट की पावर को भी एक्सपेंड किया गया. एनजेएसी में प्रेसिडेंट को भी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी गई. पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई कि प्रेसिडेंट रिकंसीडर करने के लिए नाम को वापस एनजेएसी के पास भेज सकते थे. मान लीजिए एनजेएसी ने कोई नाम के ऊपर मोहर लगा के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा, प्रेसिडेंट को वो नाम समझ नहीं आता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि प्रेसिडेंट उस नाम को वापस एनजेएसी के पास भेज सकते थे कि भाई इसे दोबारा रिकंसीडर करें. अगर यूनानिमसली एनजेएसी दोबारा उसी नाम को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं तो अब प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता था कि वो उसके ऊपर मोहर लगाएं और उस व्यक्ति को जिनका नाम एनजेएसी ने दोबारा भेजा है उसे या तो जो भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जहां का भी जज अपॉइंट करना है किया जाए. खैर, सरकार ने तो ये सिस्टम लाया, इसे पास किया पार्लियामेंट ने, लेकिन ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आया और 2015 में जिसे हम 4th जजेस केस के नाम से जानते हैं उसमें इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया गया या स्टक डाउन कर दिया गया. 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टक डाउन कर दिया गया और एनजेएसी सिस्टम को भी स्टक डाउन कर दिया गया. 3-4 आर्ग्यूमेंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें कहे. बेसिकली ये 5 जजेस का बेंच था जिसमें से 4:1 की रेशियो में इस पूरे के पूरे सिस्टम को स्टक डाउन किया गया. जो 4 जजेस थे, जो मेजोरिटी जजेस थे, उन्होंने इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स दिए और इसे स्टक डाउन किया. क्या कहा चलिए देखते हैं. It was held that the judiciary should be kept independent of the legislature and the executive and there should be no indulgence in the process of appointment of judges. So basically judiciary को आपको executive से और legislature से separate रखना है, independent रखना है. दूसरी बात यहाँ पे ये कि भाई reciprocity का बहुत यहाँ पे खतरा बढ़ जाएगा. कहा गया कि अगर
सरकार के नुमाइंदे उस एनजेएसी में हैं या फिर एग्जीक्यूटिव उस एनजेएसी में है, तो जो जजेस को एनजेएसी अपॉइंट करेगा तो वो जजेस को लगेगा कि क्योंकि हमें अपॉइंट किया गया है तो कहीं ना कहीं मन में आएगा कि हम भी ये फेवर वापस लौटाएं। दूसरा ये कहा गया कि द फ्यूचर जजेस अपॉइंटमेंट अंडर एनजेएसी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट माइंडेड इफ द यूनियन लॉ मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अपॉइंटमेंट। अगेन कहा गया कि भाई क्योंकि कमीशन जिसने उन जजेस को अपॉइंट किया होगा उसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर भी होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो जजेस होंगे जिन्हें एनजेएसी के तहत अपॉइंट किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट माइंडेड नहीं होंगे, ऐसा डर इन्हें लगा। हाउएवर एक जज थे जिन्होंने एनजेएसी को सही ठहराया, वो थे जस्टिस जे चेलामेश्वर, जो कि उस समय इस एक्ट की सपोर्ट में उतरते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा कानून है मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये मेरिटोरियस है। जस्टिस चेलामेश्वर ने ये भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी है इट इज द की एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो लेजिस्लेचर है। साथ में उन्होंने ये कहा कि कोलिजियम सिस्टम की जब हम बात करते हैं इट इज इनएक्सेसिबल टू द पब्लिक एंड देयरफॉर लैक्स ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना जरूरी है, और अगर हम जजेस की अपॉइंटमेंट में जुडिशरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव को रोल देते हैं तो वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ नहीं जाएगी। सो उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का भी एग्जाम्पल लिया, लेकिन वो क्योंकि अगेन माइनॉरिटी में आ जाते हैं तो इसलिए उनकी ओपिनियन को नहीं माना गया और बेसिकली 4:1 की रेशो में एनजेएसी को स्टक डाउन कर दिया गया। बट एट द सेम टाइम हमें देखने को मिलता है कि ये पांचों के पांचों जजेस में एक बात को लेकर अग्रीमेंट जरूर हुआ, एक बात पे वो सभी सहमत थे। वो बात थी कि भाई उन सब ने माना कि डेफिनेटली कोलिजियम इज नॉट द परफेक्ट सिस्टम, कोलिजियम की अपनी खामियां हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ बहुत ही डिले होता है अपॉइंटमेंट्स में, जैसे कि ओपेकनेस है। तो इन सभी खामियों पर हम काम करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में अपनी कमिटमेंट दिखाई कि इन सभी खामियों पर काम किया जाना चाहिए और हम इसको लेकर जो है यहाँ पर कमिटेड हैं और इस पे काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई 7 साल हो गए, क्या उस कमिटमेंट का कुछ हुआ, क्या उस पे काम हुआ? तो उसका एक रीसेंट आर्टिकल आया था द हिंदू में, उससे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। ये रीसेंट आर्टिकल एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने यहाँ पर कुछ बताया कि किस तरह से 26 सितंबर को कोलिजियम की एक मीटिंग हुई। उस कोलिजियम की मीटिंग में एक जज का नाम क्लियर हो पाता है और उसके बाद बाकी सभी जजेस पे चर्चा नहीं हो पाती है। अगली मीटिंग शेड्यूल की जाती है 29 सितंबर के लिए, लेकिन 29 सितंबर को वो एक ऐसा दिन था जिस दिन हमने देखा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रात को 9 बजे तक अपने ऑफिस में अपने चेंबर में बैठते हैं और उन्होंने केसेस की सुनवाई की रात को 9 बजे तक। इसलिए वो जो मीटिंग थी वो नहीं हो पाती है, क्योंकि अगेन हम सब जानते हैं कि अगले सीजेआई जो हैं वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होने वाले हैं। सो ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर आफ्टर द करंट सीजेआई, तो इसलिए वो भी कोलिजियम का हिस्सा थे और उनके उस मीटिंग में ना पहुंचने के कारण ये मीटिंग कोलिजियम की नहीं हो पाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे उनका नाम एज एन नेक्स्ट सीजेआई अपॉइंट करने के लिए नाम रिकमेंड कर दिया गया। सो अल्टीमेटली अब जो है कोई मीटिंग होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस एडवोकेट ने, ये जो एडवोकेट हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, ये कहते हैं कि भाई ये सभी के सभी जजेस एक ही ऑफिस में बैठते हैं, सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट में ही बैठते हैं। क्या इनके लिए ये मीटिंग कर पाना इतना कठिन है कि इतने इंपॉर्टेंट इशू को, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इतने इंपॉर्टेंट इशू को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? इन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भाई ये जजेस मिलकर इस कोलिजियम सिस्टम को एफिशिएंटली नहीं रन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि जजेस का एटीट्यूड या रवैया इस पूरे मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई देता है, इसलिए सरकार पर भी इसका असर पड़ता है और सरकार भी इस मुद्दे पर जो है अपनी सीरियसनेस नहीं दिखा पाती है। खैर, ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि जो रवैया या जो एटीट्यूड कोलिजियम सिस्टम का होना चाहिए था, जो एफिशिएंसी कोलिजियम सिस्टम से एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो एफिशिएंसी अभी भी नहीं आई है।
कई जगहों पर एफिशिएंसी लैग करती है। और इसका सबूत, सबसे बड़ा जो सबूत है वो हमें यही देखने को मिलता है कि लगभग 300 से ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने ही ये डेटा जो है पार्लियामेंट में दिया, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि जो 300 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो अभी भी क्या है, 380, इनफैक्ट 400 के आसपास की जो वैकेंसीज हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्दी कोलिजियम इस मुद्दे को लेकर सीरियस होगा। उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट जो CJI आ रहे हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनके आने के बाद इस मुद्दे पर और ज़्यादा तेज़ी दिखाई जाएगी। और ये भी उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्दी ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इसमें कमी आने की उम्मीद है। आई होप कि ये सब हो पाए। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।